एक वर्ड यूज किया जाता है लिटरेचर मैट्रिक्स के नाम से। तो टेक्निकली हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो पाकिस्तान में इसका कॉमन वर्ड है। क्या वर्ड है? लिटरेचर मैट्रिक्स। वैसे ना इसको रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिसेस भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में किस वर्ड से कॉमन है? लिटरेचर मैट्रिक्स के नाम से। अच्छा, ये फाइल हम एक्सेल में बनाएंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्सेल में बनाने के बेनिफिट क्या है। नॉर्मली अगर मैं आपको कोई आर्टिकल दे दूं और आपने आर्टिकल के पॉइंट लिखने हैं तो आप लोग लिखेंगे वर्ड के अंदर, वर्ड में लिखते हैं ना। लेकिन वर्ड में लिखने के कुछ मसाइल है जो हमें एक बेनिफिट मिलेगा किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। अब मैं आपको एक्सेल के अंदर वो बना के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि भाई एक्सेल के अंदर करने का क्या बेनिफिट है जो हमें वर्ड के अंदर लिखने का बेनिफिट नहीं होगा। अब एज्यूम करें मैंने आपको एक आर्टिकल दे दिया, ये आर्टिकल दे दिया, ठीक है, और मैंने आपसे कहा ये आर्टिकल है आपके पास, इसको एक्सेल में लिखें। अब एक्सेल में लिखने का इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं। अब मैंने आपको कॉलम दे दिए, ठीक है। इसमें आपकी मर्जी पे होता है कि आप कौन सा कॉलम लेना चाहें, कौन सा कॉलम नहीं लेना चाहें। मैंने पहले कॉलम का नाम लिख दिया, यहाँ पे रख देता हूँ ये ईयर। इस कॉलम के अंदर क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, ठीक है। मैं इसको टेबल पे दे देता हूँ, इसको टेबल शक्ल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एज्यूम करें मेरे 3 आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए पहले लिख देता हूँ। ईयर में हो गया 2010, 2012, 2016। मतलब जो पहला आर्टिकल है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 2010 में। दूसरा 12, 2016। अब नीचे वाले 2 को भूल जाएं, आगे वाले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा ऑथर नेम। इसमें क्या लिखना होगा कि जिसका आर्टिकल है आप उसका नाम ढूंढ के लिखेंगे इसके इसके। उसके आगे क्या लिखेंगे? ईयर हो गया, ऑथर नेम हो गया, टाइटल ऑफ स्टडी। टाइटल ऑफ क्या मतलब, इसमें क्या लिखेंगे? आर्टिकल का नाम। ये 2 मिटा देता हूँ, अभी एक आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। टाइटल ऑफ स्टडी के आगे आपने लिखना है जर्नल नेम। क्या लिखा आपने? मतलब वो आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है आपने उसका नाम लिख देना है। अच्छा, इसमें ना आपकी मर्जी होती है आप कितने कॉलम बनाना चाहें। मैं आपको मिनिमम कॉलम बता रहा हूँ। इस पे फिर मैं एक और कॉलम ऐड करा देता हूँ जो नॉर्मली लोग बनाते नहीं है पर मेरा ख्याल है बनाना चाहिए, ठीक है। वो क्या? जनरल कैटेगरी। मतलब ये जो जर्नल है ये किस कैटेगरी में आता है, किस लेवल का जर्नल है। देखें जैसे हमने ये सीखा था गूगल स्कॉलर के अंदर, जब मैं कोई आर्टिकल ओपन करता हूँ तो ये देखें ये लिखा भाई ये Q1 का आर्टिकल है, ये कैटेगरी आर्टिकल है, समझ रहे हैं? सब लिखा हुआ आ जाता है। ये Q4 का है, C कैटेगरी में आता है, तो इसमें A स्टार, A कैटेगरी, ये सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। डन। तो जो भी आर्टिकल है हम उसकी कैटेगरी लिखेंगे। एज्यूम करते हैं इसकी कैटेगरी क्या है? Q1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A स्टार कैटेगरी का आर्टिकल है। डन हो गया। इसमें हम बताएंगे जो आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसकी कैटेगरी क्या आ जाती है। हाँ, आर्टिकल भी नहीं लिखा होता, ये हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है जो हमें बताता है ये जर्नल किस कैटेगरी का आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा जर्नल नेम हो गया, कैटेगरी हो गई। फिर लिखेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्लैश रिसर्च क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सही है, ये भी कर सकते हैं, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देंगे? रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख लें, स्लैश इसके साथ और हेडिंग डाल दें पर्पस। इसका मतलब है या तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कर दें या तो पर्पस कर दें, एक ही बात है। इसके बाद क्या लिखेंगे? रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना थोड़ी बहुत आपको बहस होगी। कोई कहेगा पहले रिसर्च क्वेश्चन लिखो बाद में रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखो, कोई कहेगा नहीं पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखो रिसर्च क्वेश्चन लिखो। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं है। डन हो गया। आपने रिसर्च क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद आपने क्या लिखना है? हाइपोथेसिस लिख दें, ठीक है। मतलब उस आर्टिकल में जो हाइपोथेसिस यूज हुए आप वो यहाँ पे लिख देंगे। डन हो गया। उसके बाद थ्योरेटिकल मॉडल,
या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब ये कि उस आर्टिकल में जो थ्योरेटिकल मॉडल यूज हुआ है, थ्योरेटिकल मॉडल यूज हुआ है वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे मैं स्लैश डाल देता हूँ थ्योरी नेम, मतलब जो थ्योरी यूज हुई है ना, सही है, थ्योरी ऑफ इफेक्चुएशन यूज हुई है, कौन सी थ्योरी यूज हुई है, उस थ्योरी का नाम और थ्योरेटिकल मॉडल को आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे डीवी, डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल लिख दें। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आई भी लिख देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद नहीं चलता है क्या, मीडिएटिंग मॉडरेटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मीडिएटिंग, यहाँ पे लिख दिया मॉडरेटिंग, ठीक है। आगे हम कंट्रोल भी लिख सकते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल ये है, कंफाउंडिंग वेरिएबल ये है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग के आगे क्या लिख देते हैं, इफ एप्लीकेबल। क्या मतलब इस बात का, कि अगर मीडिएटिंग मॉडरेटिंग है तो लिख दो, लेकिन मैं इफ एप्लीकेबल क्यों नहीं लिख रहा उसकी वजह बताता हूँ कि मैंने इसके आगे इफ एप्लीकेबल क्यों नहीं लिखा, समझाता हूँ। इसके बाद लिख दूंगा कंट्रोल वेरिएबल, उसके बाद अदर्स, अदर को लिखने की नीड नहीं है, कंट्रोल वेरिएबल हो गया इसके अंदर। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अगली हेडिंग क्या है, पॉपुलेशन या सैंपल। ये समझ गए आप लोग कि आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन कौन थी, सैंपल कौन था, डन हो गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है इसके अंदर, सैम्पलिंग टेक्निक, हाँ सैम्पलिंग डिज़ाइन लिख लें, ये सैम्पलिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी थी नॉन प्रोबेबिलिटी थी, दोनों लिख देता ना, डिज़ाइन स्लैश टेक्निक। टेक्निक का वर्ड थोड़ा आसान है, बहुत लोगों को सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब भी पता नहीं होता, तो इसलिए सैम्पलिंग टेक्निक भी लिख दिया मैंने, कौन सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, सैंपल साइज, सैंपल साइज, कि आपका सैंपल साइज कितना है। उसके बाद लिख देंगे रिसर्च डिज़ाइन, इसमें ना पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्या मतलब इस बात का, पूरे पैराग्राफ से क्या मतलब है, हाँ नहीं, पूरे पैराग्राफ से मतलब ये है, इसके अंदर हो सकता है आपको लिखना पड़े कि क्रॉस सेक्शनल थी या लॉन्गिट्यूडनल थी, डन, या यहाँ पे लिख देता हूँ ना, क्रॉस सेक्शनल थी नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन पैदा होगी वरना। डिज़ाइन, इसमें आप लिखें क्रॉस सेक्शनल है या बोलें लॉन्गिट्यूडनल है, फिर क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, डन। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि नेचुरल सेटिंग में था या आर्टिफिशियल में था, डन हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कॉजल है, कोरिलेशनल है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में ऑलरेडी लिख दिया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सही है। ये सारी स्टोरी आपने यहाँ पे लिख देनी है, किसके अंदर, तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको। रिसर्च डिजाइन हो गया, रिसर्च डिजाइन के बाद क्या हेडिंग होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन मेथड, क्या होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन मेथड। क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अगर प्राइमरी है तो कौन सा प्राइमरी है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यूज है, फोकस ग्रुप है, सर्वे, क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड हो गया। डेटा कलेक्शन मेथड के बाद क्या होना चाहिए, डेटा एनालिसिस टेक्निक। क्या मतलब इसका, आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया है, टी टेस्ट यूज किया है, अनोवा यूज किया है, क्या यूज किया आपने, डन हो गया। इसमें आप कहेंगे डेटा एनालिसिस टेक्निक कि आपने कौन सा मॉडल रन किया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, हाँ इसके अंदर आप लिख सकेंगे कि कौन सा डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर यूज किया है, एसपीएसएस यूज किया है, स्मार्ट पीएलएस यूज किया है, अमोस यूज किया है, क्या यूज किया है, डन हो गया। यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिखने की नीड है, लिख देता हूँ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा एनालिसिस टेक्निक हो गई। उसके बाद एक काम करना चाहिए, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर पहले लिख लेते हैं और डेटा एनालिसिस टेक्निक पहले बता दें सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसके बाद बता दें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की गई है, डन। अगला कॉलम क्या आएगा, लाइन वाइज चलते रहें, अगला कॉलम आएगा की फाइंडिंग क्या है आपकी।
उसके बाद अगला क्या आ जाएगा की फाइंडिंग के बाद कि कंक्लूजन क्या है, लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे लिख लें कंक्लूजन, सही है। रिकमेंडेशन क्या है, स्पेलिंग एरर अभी बाद में ठीक करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या आ जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंट्री कौन सा था, सेक्टर कौन सा यूज किया गया था, ये बात समझ में आ गई। जैसे में अपना सैंपल में लिखेंगे कि ये जो रिसर्च थी वो मलेशिया की थी, बैंकिंग सेक्टर की थी, ये सारी चीजें कहाँ पे लिखेंगे, जी के अंदर लिख देंगे, डन। अभी गिन लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम कहते हैं की कंट्रीब्यूशन क्या थी आर्टिकल की कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद क्या है, क्या गैप आइडेंटिफाई किया आपने इसके अंदर, सही है। लास्ट में लिख लें रिमार्क्स स्लैश नोट्स। कितनी हेडिंग हो गई हैं, 5 हुई हैं। क्लास काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू सॉरी 1 2 3, हाँ देख लेते हैं अभी, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। क्लास 29 हेडिंग हो गई हैं, डन। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से और भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। 30 हेडिंग्स पूरी हो गई, डन हो गया 30 हेडिंग्स। इसमें भी मैं एक और काम करता हूँ, इसमें एक रेटिंग की हेडिंग डाल देता हूँ। रेटिंग का मतलब क्या है, मैं इसको एंड में रेट करता हूँ 1 to 5 में। मेरे मुताबिक आर्टिकल की क्वालिटी क्या थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, ये बात समझ में आ गया। तो मैंने इसका बना दिया रेटिंग का, तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 30। अब इसको मिटाते हैं। अब मैंने आपको एक आर्टिकल दिया और कहा ये फिल करे इसके अंदर, तो आपने कहा ये आर्टिकल 2010 का था, आपने कहा ऑथर नेम क्या था, टीना था, ठीक है। टाइटल ऑफ स्टडी क्या थी, इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई था, ठीक है। जर्नल का नाम क्या था, जर्नल ऑफ मार्केटिंग था, किस कैटेगरी का था, Q1 था, ए कैटेगरी में। यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख दिए। उसके बाद क्लास, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सी थ्योरी यूज हुई, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, यहाँ पे इंडिपेंडेंट का नाम। एक काम करता हूँ, डिपेंडेंट में लिख दिया y, इंडिपेंडेंट में लिख दिया x1। आगे सुने, अगला क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा था नॉट एप्लीकेबल, लिख देंगे हम लोग, याद आया आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा NA। NA का मतलब क्या है कि यहाँ पे मीडिएटिंग था ही नहीं। मॉडरेटिंग में भी लिख दूंगा NA। कंट्रोल वेरिएबल में क्या लिखूंगा, NA। पॉपुलेशन में लिखूंगा इसकी पॉपुलेशन कौन थी, सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज की गई, सैंपल साइज कितना था इस रिसर्च के अंदर, ये बात समझ में आ रही है। डेटा पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिख लूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लिख लूंगा, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसके ऊपर NA। फिर सेम काम किसके साथ करूंगा, आर्टिकल नंबर 2 3 4 5। तो फिर यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट दी जाती है कम से कम 30 आर्टिकल के साथ ये करके आए, कम से कम 20 आर्टिकल के साथ करके आए, रिव्यू करके आए। अब आप कहेंगे यही काम वर्ड में क्यों ना करें, इसमें बेनिफिट जानते क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम y था ना, माने दूसरे आर्टिकल में डिपेंडेंट का नाम था u, फिर y, फिर u, फिर t, फिर k, ये सब वेरिएबल्स के क्या है, डिपेंडेंट के नाम है। अब ये देखिएगा, हाँ अब मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, इसको टेबल बना लूंगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे काम करते हैं सिर्फ वो आर्टिकल निकालें जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या यूज हुए हैं। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके y पे क्लिक कर दिया, तो ये सिर्फ वो आर्टिकल आ जाएंगे जहाँ पे डिपेंडेंट। तो आपके लिए कंपैरेटिव कंपैरिजन एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा कि जहाँ पे y था उसका एक का x ये था, अब माने इसका x1 था, इसका x3 था, इसका x1 था, इसका x3 था, इसका x5 था। तो आपको समझ में आ जाएगा जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हम ये इंडिपेंडेंट इसमें यूज कर सकते हैं। जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसमें ये मेथोडोलॉजी ज्यादा यूज हुई थी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसमें सैम्पलिंग टेक्निक ये ज्यादा यूज हुई थी, डन। अगर ये काम आप वर्ड पे करते ना तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ऊपर होती है एक नीचे होती है, दोनों को एक साथ कैसे देख पाते हैं, ये बात समझ में आ गया।
तो टेक्निकली इसका नाम हमने क्या रखा था, कौन सा मैट्रिक्स, लिटरेचर मैट्रिक्स, और दूसरा नाम क्या था, हाँ रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स। अगर आप ये मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे तो आप आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, इंफॉर्मेशन याद थोड़ी ना रहेगी इसमें पढ़ा क्या था। अब आपका नाम क्या था, अब बुशरा कहती है मुझे 3-4 चीजें और इसके अंदर डालनी है, डाल लें, ये तो मिनिमम कॉलम है। मिसाल के तौर पर बुशरा कहती है मुझे ये भी इसके अंदर ऐड करना है कि इस सर्च में इंडक्टिव अप्रोच फॉलो हुई थी या डिडक्टिव अप्रोच फॉलो हुई थी, मुझे ये भी डालना है। मुझे इस वेरिएबल में ये भी डालना है कि जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो यूनिट डायमेंशन के थे या मल्टी डायमेंशन के थे, मैं कहूँगा डाल दें। ये कहेंगे मुझे ये भी डालना है, कॉलम ऐड करना है कि ये बेसिक रिसर्च थी या अप्लाइड रिसर्च थी, और डाल दें। कहेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी डालना है, मैंने कहा ऑलरेडी डाला हुआ है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर होगी लॉजिक। तो एक आर्टिकल की जो पूरी समरी है वो वर्ड पे लिखने के बजाय हम कहाँ लिखते हैं, ताकि हम बाद में उसमें क्या लगा सकें, फिल्टर लगा सकें। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर। ये जितनी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है ना, इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एब्स्ट्रैक्ट से मिल जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। यानी कि ये 30 कॉलम है, इसमें से 10, 12, 14 कॉलम आपको एब्स्ट्रैक्ट से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पूरा आर्टिकल गो थ्रू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा।